हेलो बच्चों, आज हम लोग माध्यम अभिव्यक्ति का पहला पार्ट पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस में है बच्चों। इसमें से आपके ऑप्शनल प्रश्न आते हैं 5 नंबर के, और बाकी 3 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं आपके। तो आपके 15 नंबर आपका माध्यम और अभिव्यक्ति के से आता है। इसके लिए भी आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ये नंबर पाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ और समझाऊंगी, और ये शॉर्ट नोट्स पढ़ करके आप किसी भी ऑप्शनल प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे बहुत आसानी से। तो देखते हैं माध्यम और अभिव्यक्ति। अभी माध्यम और अभिव्यक्ति क्या है? माध्यम कहते हैं मीडियम जिसके द्वारा हम बातचीत करते हैं, और अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो माध्यम अभिव्यक्ति का पहला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला है संचार। संचार किसे कहते हैं? संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन अंग्रेजी में। तो संचार का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार का अर्थ है कोई भी मैसेज, कोई भी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा। जैसे मैं आपसे अगर इस समय बात कर रही हूँ तो ये भी एक संचार है, क्योंकि मैं अपनी बात आपको पहुंचा रही हूँ। अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान या अनुभवों की साझेदारी। अगर मेरी कोई बात, मेरी कोई भावना, मेरी कोई सूचना आप तक पहुँच रही है तो ये संचार है। तो संचार किसे कहते हैं? जहाँ पर सूचना का, भावनाओं का कोई आदान प्रदान होता है, वहाँ उसको हम संचार कहते हैं। संचार एक जीवंत प्रक्रिया है। अब जीवंत मतलब लाइवली, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डाल दिया वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। संचार है एक लाइवली, 2 लोगों के बीच का संचार है, संप्रेषण है, कि हम कम्युनिकेशन है। तो ये एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी। मैंने आपको कोई मैसेज दे दिया, जैसे मैं आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ और आप वीडियो नहीं देख रहे, आप उसका कोई लाभ नहीं उठा रहे, तो ये कैसी हो गई? ये डेड कम्युनिकेशन है। अगर आप मेरे भेजे हुए वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये एक सक्रिय साझेदारी होगी मेरी और आपकी, और ये एक जीवंत प्रक्रिया हो जाएगी। तब संचार पूरा हो ही नहीं रहा। अगर आप वीडियो को देख करके उसका लाभ नहीं उठा रहे तो संचार पूरा नहीं हो रहा है। यदि एक दोनों में से एक अनैच्छिक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, या मेरी इच्छा नहीं है पढ़ाने की, तो ये प्रक्रिया क्या है? ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब तक कि दोनों पक्षों की सक्रिय साझेदारी नहीं होती, तब तक संचार की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए इसे अंतर क्रियात्मक इंटरैक्टिव प्रक्रिया कहते हैं। इसको अंतर क्रियात्मक या इंटरैक्टिव प्रोसेस कहते हैं। मतलब 2 लोगों के बीच का इंटरैक्शन है, उसको हम संचार कहते हैं। संचार क्लियर हो गया होगा? संचार मतलब भावना, सूचनाओं का आदान प्रदान, और ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अभी इसके कुछ मुख्य तत्व होते हैं। क्या तत्व होते हैं? स्रोत या संचालक। किसी उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना ही संचार प्रक्रिया की शुरुआत है। बातचीत या संदेश भेजने के लिए भाषा, चिन्हों और संकेतों का सहारा लिया जाता है। अभी इसमें एक स्रोत होना आवश्यक है, या एक संचालक। संचालक किसे कहते हैं? जो काम को संचालन करता है, काम को शुरू करता है, उसको संचालक कहते हैं। तो यानी यहाँ इस प्रक्रिया में एक स्रोत होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ तो मैं स्रोत हूँ, और मेरे विचार पहुँचाने का या भावना पहुँचाने का कोई उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई लाभ हो जाए। तो इस उद्देश्य के साथ अगर एक स्रोत अपनी बात आप तक पहुंचा रहा है और आप उसको समझ करके फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये एक सक्रिय और सफल संचार होगा। तो स्रोत उसका पहला मुख्य तत्व है, इम्पॉर्टेंट तत्व है। और इस बातचीत को पहुंचाने में या संदेश को पहुंचाने में हम किसी संकेतों का सहारा लेते हैं। जैसे मैं आपको भाषा का सहारा ले रही हूँ, या मैं जो आपको ये राइटअप दे रही हूँ तो यहाँ पर संकेत हैं, संकेत चिन्ह यानी रिटन स्क्रिप्ट भी है आपको। तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती, संचार के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती। चाहे मैं बोलूँगी, चाहे मैं लिख के बताऊँगी, चाहे मैं इशारे से समझाऊँगी आपको, कुछ भी हो सकता है। बिना माध्यम के संचार नहीं होता। तो उसका मुख्य स्रोत क्या है? एक तो पहला है स्रोत जो भेजता हो, संचालक। दूसरा है कूटीकरण या एनकोडिंग। अभी एनकोडिंग या कूटीकरण, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं आजकल आपको सबको पता होगा, हम एनकोडिंग करते हैं। सफल संदेश को भेजना, लिखना या बोलना कूटीकरण कहलाता है। अगर मैं कोई संदेश आपको भेज रही हूँ तो उसको कहेंगे कूटीकरण। मैंने आपको कुछ बोला तो वो कूटीकरण। मैं आपको लिख के बता दूँ, बोल के बता दूँ, साइन लैंग्वेज में बता दूँ, कैसे भी बता दूँ, वो क्या कहलाएगा? कूटीकरण। कूटीकरण मतलब संदेश को वहाँ से वहाँ भेजना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनकोड करना।
उसके बाद क्या होता है, संदेश चरण संचार का अगला चरण है, संदेश को बहुत अधिक महत्व होता है, संदेश स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। अभी संदेश जो है, जो मैसेज जा रहा है, वो इसका अगला चरण है। अब वो मैसेज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊँ तो वो संदेश बेकार हो गया, संचार बेकार हो गया। तो जो संदेश इसका दूसरा तत्व है वो कैसा होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा, माध्यम। माध्यम क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर माध्यम नहीं है तो वो पहुंच नहीं सकता। मेरे मन में मुझे बहुत ज्ञान है, आपको मैं ज्ञान देना चाहती हूँ। तो एक शिक्षक अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक कैसे पहुँचाता है, या तो मौखिक रूप से पहुँचाएगा, या लिखित रूप में पहुँचाएगा, या फ़ोन के, आजकल मीडिया है, इंटरनेट है, तो मैं इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आपको अपनी बात पहुँचा रही हूँ। तो कोई ना कोई माध्यम हमको अवश्य चाहिए। तो संचार का तीसरा मुख्य चीज़, इंपॉर्टेंट तत्व क्या है, माध्यम, मीडियम। किसी माध्यम के सहारे संदेशों को पहुंचाया जाता है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। अभी स्पर्श भी एक माध्यम है। जैसे मैं किसी को बुलाना चाहूँ और मैं उसको ऐसे इशारा करूँ और फिर, तो ये स्पर्श क्या है, माध्यम है। या मैं किसी को ऐसे करूँ कि हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, हम बच्चों को प्यार करते हैं ना, तो बच्चों को ऐसे किया तो वो समझ जाते हैं कि ये स्पर्श है। या आप किसी के चरण छूते हैं तो आपके सर पे कोई आशीर्वाद रखता है, ये क्या है बच्चों, ये भी एक संचार है। अगर किसी ने, आपके माँ ने आपके सर पे हाथ रखा, मतलब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो स्पर्श करना, इशारा करना, ये सब भी संचार का माध्यम है। इस माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्में। अभी ये सब माध्यम के उदाहरण है। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि संचार के माध्यम के उदाहरण दीजिए, तो आप ये उदाहरण बता सकते हैं क्या क्या है। टेलीफोन करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टीवी को देखते हैं, इंटरनेट और फिल्मों के जरिए भी हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। जैसे सरकार को अगर ये पहुंचाना है कि स्वच्छता अभियान रखो, स्वच्छ रखो, तो वो क्या करती है, तरह तरह की फिल्मों को प्रमोट करती है या कुछ विज्ञापन बनाकर आप तक भेजती है। तो वो अपनी बात को, अपना संचार करती है, यानी अपनी बात को आप तक पहुंचाती है। किसके माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से। अभी उसका नेक्स्ट क्या तत्व आता है, कूटवाचन या डिकोडीकरण। अभी एनकोडिंग तो कर दी गई, अभी इसको पढ़ना है। मैंने आपको कोई मैसेज भेज दिया, आप उस मैसेज को जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं, तब तक उसको कैसे समझ में आएगा आपको। तो आप क्या करते हैं, एनकोडिंग को डिकोड करते हैं, यानी आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने मैसेज किया आपको, टेलीफोन पे एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे। तो मैंने एनकोडिंग करी, आपने पढ़कर डिकोडिंग करी। तो डिकोडिंग एक दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट माध्यम है। इसको कहते हैं हम कूटवाचन। कूटवाचन मतलब जो सिंबल हमने लिखे उसको वाचन कर लेना, पढ़ लेना, डिकोड कर देना। कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया, डिकोडीकरण। इसमें प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ निकालता है। अभी एक स्रोत है और ये प्राप्त करता है, इसने कुछ इसको भेजा, इसने इसको पढ़ लिया। तो स्रोत ने प्राप्तकर्ता को एक संदेश भेजा, माध्यम था फोन, फोन के माध्यम से इसने एनकोडिंग करी, इसने इसकी डिकोडिंग कर दी। इसने मैसेज भेजा, इसने पढ़ लिया, तो ये इसने एनकोडिंग करी, इसने डिकोडिंग कर दी। और जिससे पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता को मिला। प्राप्तकर्ता या रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाता है। अभी कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया क्या है, डिकोडीकरण। इसमें प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ निकालता है, इसने अर्थ निकाल करके समझ लिया। अभी इसने अर्थ समझ लिया, अभी ये जो है इसको कुछ बताएगा कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आई, ओके थैंक यू, जो हम इस तरह के मैसेज लिखते हैं। मतलब यहाँ से कोई फीडबैक जाएगा। ये अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देगा तो उसको क्या कहेंगे, फीडबैक। तो फीडबैक भी संचार का मुख्य तत्व होता है। इसमें प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिससे पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इसी के अनुसार संचालक संदेश में सुधार करता है। और अगर ये कहेगा कि नहीं तो बात समझ में नहीं आई, तो फिर ये क्या करेगा, इसको फिर से अच्छी सरल भाषा में लिखेगा, तब इसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से संचार भेजा गया, इसने डिकोड करके पढ़ लिया, फिर इसने अपना फीडबैक दिया यानी प्रतिक्रिया दी, इसको बताया कि हाँ समझ में आ गया, ओके बात पूरी हो गई। अगर कहा नहीं आया तो ये फिर से इसमें सुझाव करके, उसमें परिवर्तन करके इसको वापस भेजेगा, सुधार करके। और संचार की इस प्रक्रिया में कई बार, अब यहाँ से यहाँ तक मैसेज गया, यहाँ से यहाँ तक मैसेज गया, अब ये दूरी अगर बहुत लंबी है या कोई और कोई भी परेशानी हो सकती है,
जैसे हम आपको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने पर क्या है, मैंने आपको कोई मैसेज दिया, अभी उस समय मेरा सिग्नल नहीं आ रहा, मेरे यहाँ नेट नहीं है, या आप कहीं दूर हैं, आप किसी ट्रेन में हैं, आपको वो समझ, तो उसको क्या होता है, नॉइज़ आती, भाई अभी से बात समझ में नहीं रही है, बाद में बात करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं मार्केट में हूँ। तो वो जो मेरे एनकोडिंग को आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीच में कुछ नॉइज़ है, कुछ शोर है। तो संचार के बीच में, एनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में जो बाधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनको हम कहते हैं शोर या नॉइज़। संचार की इस प्रक्रिया में कई बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को शोर या नॉइज़ कहते हैं। शोर कैसा हो सकता है? मानसिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है और भौतिक हो सकता है। मानसिक कैसा? मैं इस समय मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मानसिक शोर हो गया। तकनीकी, सिग्नल नहीं है, नेटवर्क स्लो है, नहीं पहुँच रही आवाज़, ये तकनीकी हो गया। भौतिक, फिजिकल, मैं मॉल के अंदर हूँ, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, रूम बंद है, मैं लिफ्ट में हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ये भौतिक हो गया। या मेरा फ़ोन ही ख़राब है, ये भौतिक हो गया। तो कई तरीके के शोर होते हैं, इन शोर को हम कहते हैं नॉइज़, जो एक जगह से दूसरी जगह तक संचार पहुंचने के बीच में जितनी बाधाएं आती हैं, परेशानियां होती हैं, उनको हम कहते हैं शोर। सफल संचार के लिए शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। अभी अगर आप सफल संचार चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मैसेज पहुंचने के बीच में आपको सारी बाधाओं को दूर कर देना पड़ेगा। जैसे पहले टीवी, जब हम लोगों के समय में टीवी आता था, तब उस समय क्या होता था, टीवी में हम लोगों के सिग्नल ही नहीं आ रहे होते थे, हम ऊपर जा जाके एंटीना हिलाया करते थे, नहीं आता था, तो वहाँ से एनकोडिंग हो रही, हम डिकोड नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में बहुत सारा शोर है, नॉइज़ है। तो आजकल क्या है, आजकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आती। कई बार ऐसा होता है नेट स्लो हो जाता है, तो हम ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और ये सब नहीं देख पाते। तो ये सब क्या कहलाता है, बीच का शोर या नॉइज़। अभी संचार के प्रकार, अब संचार जो है वो कई प्रकार का होता है। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, इसके कई रूप या प्रकार है। इशारा या संकेत भी एक प्रकार का संचार है, इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। बोलकर संदेश देना मौखिक संचार कहलाता है और बिना बोले अमौखिक संचार कहलाता है। अभी मैं अगर आपको इशारा करूं तो ये क्या है, सांकेतिक संचार। मैंने क्लास में टीचर बोलती ना, तो मतलब चुप हो जाओ, ये सांकेतिक संचार। मौखिक, शोर मत करो, बोल के कहा तो ये मौखिक संचार हो गया। अमौखिक, बिना बोले खाली कुछ कह दिया, ये अमौखिक, बिना बोले संचार कर दिया। तो संचार होता है 3 तरीके का, बोलकर, बिना बोले और इशारों से। 3 तरीके का संचार हो गया। और कुछ संचार बिना बोले भी व्यक्त किए जाते हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रेम आदि। अभी क्लास में टीचर घुसी और उसने देखा इतना शोर हो रहा है, तो वो गुस्से में ऐसे करके खड़ी हो गई, कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको समझ में आता है कि मैम गुस्सा है, तो ये है अमौखिक, है ना। और अगर आते ही मैंने ऐसे से इशारा किया, मतलब सांकेतिक। और बोल के कहा चुप हो जाओ, शोर मत करो नहीं तो सजा मिल जाएगी, तो मौखिक। तो बोल के, बिना बोले और इशारों में, ये 3 प्रकार का संचार होता है। किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना भी संचार का एक रूप है, अतः इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं, इंट्रापर्सनल। अभी हम किसी बात पर सोच विचार करते हैं, अपने ही अंदर अपनी बात करते हैं। एग्ज़ाम के बारे आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो मैं कंप्लीट कर लूँगा हिंदी का कोर्स। ये मैं अपने मन में बात करूँ, किसी से बोल नहीं रही, मन में सोच रही हूँ। ये क्या है, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब ये है अंदर ही अंदर अपने आप से बातचीत करना, स्वगत वाचन, जो हम अपने आप से बात करते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल संचार। लेकिन जब 2 व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल। अभी केवल 2 लोगों का संचार है, केवल 2 1 to 1 बातचीत हो रही है, तो यह है इंटरपर्सनल। और मैं अपने मन से बातचीत कर रही हूँ तो यह है इंट्रापर्सनल। 2 लोगों के बीच बातचीत 1 to 1 इंटरपर्सनल, अपने आप से स्व बात करना इंट्रापर्सनल। ये 2 तरीके के संचार आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंतर्वैयक्तिक किसे कहते हैं और अंतरावैयक्तिक किसे कहते हैं। तो अंतरावैयक्तिक मतलब अपने आप से बातचीत करना और अंतर्वैयक्तिक मतलब 2 लोगों से बातचीत करना। बहुत कठिन नहीं है बच्चों, केवल कुछ नाम आपको कीवर्ड्स याद करने होंगे। ये जो प्रश्न आते हैं ये ऑप्शनल प्रश्न होते हैं, 4 विकल्प अगर आपने अच्छी तरह से समझा हुआ है तो आप उन विकल्पों में से सही विकल्प बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। इस संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। अब जो इंटरपर्सनल होता है, यानी 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो उसमें तुरंत फटाफट आपको फीडबैक मिल जाता है। इसने कुछ कहा, इसने सुन लिया, इसने कुछ कहा, इसको फीडबैक मिल गया, इसने कुछ कहा, इसको फीडबैक मिल गया।
इंटरपर्सनल में फीडबैक बहुत आसानी से मिल जाता है। अंतर व्यक्तिक संचार की मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अभी दो लोगों के बीच अंतर व्यक्तिक संचार जो है, इससे क्या होता है, हम रिश्ते बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हमारा पर्सनल एक इंटरेक्शन होता है लोगों से, हमारी फैमिली में हम बैठ के बातचीत करते हैं, तो ये इस काम आता है। अभी एक है समूह संचार, अभी दूसरा हो गया। पहला हमने पढ़ा अंतराव्यक्तिक यानी अपने आप से बात करना, अंतर्व्यक्तिक दो लोगों में बात करना, समूह संचार यानी पूरे ग्रुप से बात करना। जैसे आपके स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली में खड़े होकर प्रधानाचार्य अगर कुछ बोल रहे हैं और सारे बच्चों को एक साथ कोई सूचना दी जाए तो वो क्या हो गया, समूह संचार, यानी सारे समूह से एक साथ बात की जाती है। या क्लास में टीचर अपने 40 बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्या है, समूह संचार। इसमें संचार एक या दो व्यक्ति में ना होकर पूरे समूह से किया जाता है। इसका उपयोग समाज और देश के सामने समस्याओं, बहस, चर्चा आदि के लिए किया जाता है, जैसे संसद में चर्चा, गांव में पंचायत आदि। गांव में पंचायत बिठा दी जाती है, संसद में कोई चर्चा की गई तो बहुत सारे एक समूह से एक साथ बातचीत या कोई समाचार दे दिया जाता है। अब जनसंचार और समूह संचार, आपको लगेगा जनसंचार में भी तो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, समूह में भी, तो अंतर क्या है? अभी आप देखिए, जनसंचार किसे कहते हैं? जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की जगह तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। अभी कक्षा में अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ या बहुत सारे बच्चों को एक साथ कुछ बता रही हूँ तो वो समूह संचार है। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियो पे पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है बच्चों, ये जनसंचार है, क्योंकि मैं किसी माध्यम से इतने बड़े समूह से बात कर रही हूँ। मैं अपने इस इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने बहुत सारे बच्चों से बातचीत कर रही हूँ, उनको संदेश दे रही हूँ, तो ये है जनसंचार। जनसंचार जब हम किसी समूह से किसी तकनीकी या टेक्निकली हम चीज़ों का यूज़ करके हम संचार करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो वो होता है जनसंचार। आई होप समझ में आया होगा। यह विशाल वर्ग के बीच में होता है। इसमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। जैसे मोदी जी को आपसे कोई बात करनी है, मोदी जी को हर घर में बताना था कि सब लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवा लें कोरोना के टाइम पर, तो अब मोदी जी ग्रुप बना के सबको घर पे बुला के तो नहीं बताएंगे, तो वो कैसे कराएंगे? उन्होंने अपनी एक मन की बात जो है वो बता दी इंटरनेट के द्वारा, टीवी से आपको वीडियो पे सब जगह मिल गया और सारी दुनिया को पता चल गया कि हमको वैक्सीन लगवानी है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? जनसंचार। बहुत सारे लोगों से किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा अपनी बात को पहुंचाना, जनसंचार। पर एक छोटे से समूह से हम जब डायरेक्ट बात करते हैं, प्रत्यक्ष बात करते हैं, तो उसको कहते हैं समूह संचार। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा जनसंचार। अब हमको जनसंचार कैसा होता है, जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं, जनसंचार के क्या तत्व हैं, ये पढ़ना है। तो ये हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जनसंचार। आपका लेसन 1 ही चल रहा है, उसका दूसरा भाग में पढ़ेंगे हम जनसंचार। तो तब तक आप बच्चों इतना जितना आज पढ़ा है उसको तैयार करिए। इसके नोट्स में आपको लिंक में दे दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनसंचार टॉपिक के साथ। गुड बाय।